नमस्कार, सिटी विजन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज। सीपी स्टीफन रविंद्र ने साइबर पुलिस कमिश्नरेट के तहत पब मालिकों के साथ बैठक की। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेशों की जानकारी दी। उन्होंने सुझाव दिया है कि लाइसेंसिंग नियमों का पालन किया जाए। उन्होंने कहा है कि नाबालिगों को पब में अनुमति नहीं देनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि ध्वनि स्तर नियमानुसार होना चाहिए। बैकअप के साथ सीसीटीवी कैमरों की फीड की निगरानी, परिसर में ध्वनि निरोध, वैलेट ड्राइवरों, स्टाफ, स्क्रीन ग्राहकों को शामिल करने के लिए एक विशेष टीम का गठन करने का सुझाव दिया गया है। सीपी ने साइबराबाद में पबों का जिम्मेदारी से प्रबंधन का शहर के साथ साथ राज्य की प्रतिष्ठा बनाए रखने को कहा। उन्होंने कहा है कि ध्वनि प्रदूषण और पार्किंग की समस्या ना हो यह सुनिश्चित करना मालिक की जिम्मेदारी है। विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि रात 10 बजे के बाद ध्वनि प्रदूषण ना हो। उन्होंने कहा है कि यह समीक्षा इसीलिए की गई क्योंकि पब के बारे में जनता से कुछ शिकायतें मिली थी। उन्होंने चेतावनी दी है कि व्यवसाय को जिम्मेदारी से संचालित किया जाना चाहिए। सीपी स्टीफन रविंद्र ने चेतावनी दी है कि स्थानीय लोगों के किसी भी छोटी सी शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी। मालूम होता है कि हाईकोर्ट ने हाल ही में हैदराबाद के पबों के प्रबंधन पर सनसनीखेज आदेश जारी किया है। आदेश दिया गया है कि रात 10 बजे के बाद पब में आवाज नहीं होगी। सिटी पुलिस एक्ट ध्वनि प्रदूषण नियमन के अनुसार लाउड स्पीकर को केवल निर्दिष्ट सीमा तक ही अनुमति दी जाती है। हालांकि हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए लोगों की ओर से शिकायतें मिल रही है क्योंकि पब मालिक पहले की तरह काम कर रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि से सीपी स्टीफन रविंद्र ने एक बार फिर हाईकोर्ट के आदेशों पर जागरूकता फैलाई और नियमों का उल्लंघन न करने की गंभीरता से चेतावनी दी। रंगारेड्डी जिले के इब्राहिमपट्टनम में परिवार नियोजन अभियान की घटना में सरकार ने कार्रवाई की है। सरकार ने घोषणा की है कि इस घटना के सिलसिले में कुल 13 लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। परिवार नियोजन का संचालन करने वाले डॉक्टर जोएल सुनील कुमार के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। इब्राहिमपट्टनम में 25 अगस्त को 1 घंटे के भीतर 34 महिलाओं पर परिवार नियोजन ऑपरेशन किया गया। परिवार नियोजन की सर्जरी गलत होने से 4 महिलाओं की जान चली गई। इस घटना को लेकर गठित कमेटी ने सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। समिति ने घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की। समिति की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। परिवार नियोजन का संचालन करने वाले डॉक्टर जोएल सुनील कुमार के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। रंगारेड्डी जिला डीएमएच राज्य लक्ष्मी DCHS झांसी का तबादला कर दिया गया है। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए समिति ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। मलकपेट में हिट एंड रन हादसे में गंभीर रूप से घायल डॉक्टर श्रावणी का आज तड़के निधन हो गया। पिछले 3 दिनों से इलाज करा रही श्रावणी की हालत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। हादसे में सिर में गंभीर चोट लगने के कारण डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हस्तिनापुरम के एक निजी दंत चिकित्सालय में डॉक्टर के पद पर कार्यरत श्रावणी इसी माह की 21 तारीख को मुसारामबाग की मुख्य सड़क पर बाइक से आ रही थी। घटना के लिए जिम्मेदार संदिग्ध की पहचान ओल्ड मलकपेट के इब्राहिम के रूप में हुई है। पुलिस ने खुलासा किया है कि आरोपी के पास से कार का लाइसेंस या कागजात नहीं था। घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। 25 दिन से भी कम समय में श्रावणी की मां का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। रंगारेड्डी जिले में 9 साल की बच्ची के साथ एक युवक ने दुष्कर्म किया। माता पिता ने उस लड़की के बारे में पूछताछ की जो 2 महीने से बीमारी से पीड़ित थी और डर गई थी। वह फौरन रो पड़ी और पूरी घटना के बारे में बताया। पीड़िता ने बताया कि बगल में रहने वाला बिहार का एक युवक उसके माता पिता के घर पर नहीं होने पर अक्सर उसके साथ दुष्कर्म करता था। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। उन्होंने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ितों ने साहित्य इंफ्राटेक कार्यालय के सामने धरना दिया और कहा है कि उन्हें घर बनाने की बात कहकर ठगा गया है। 200 पीड़ितों ने जुबली हिल्स स्थित साहित्य कंस्ट्रक्शन कंपनी के कार्यालय में आकर विरोध प्रदर्शन किया। संगारेड्डी जिला अमीनपुर
कोमपल्ली ग्रीन हाउस 2019 से जून 2019 में प्री लॉन्च कार्यक्रम आयोजित किया गया और भूखंड बेचे। पीड़ितों ने बताया कि प्लॉट खरीदने वालों को बताया गया कि मार्च 2023 तक मकान बन जाएंगे। संगठन ने कोई काम नहीं किया तो उन्होंने कहा है कि कई बार संगठन के प्रतिनिधियों से संपर्क किया। उन्होंने कहा है कि उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, इसीलिए उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है और वे चिंतित हैं। पीड़ितों ने दुख व्यक्त किया है कि कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद बचाए गए पैसों का भुगतान भूखंडों के लिए किया गया था। आंदोलन के दौरान कंपनी के मालिक और टीटीडी बोर्ड के सदस्य लक्ष्मी नारायण के खिलाफ नारेबाजी की गई। राजेंद्र नगर स्पेशल कोर्ट के जज नसीरुद्दीन ने कहा है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में 19 लोगों को जेल की सजा सुनाई गई है। शमशाबाद थाना अंतर्गत 8 लोगों को राजेंद्र नगर यातायात थाने के तहत 10 लोगों को और राय दुर्गम यातायात थाने के तहत एक व्यक्ति को जेल भेजा गया। शराब पीकर गाड़ी चलाने से दुर्घटनाएं होती है। वाहन चालकों को हेलमेट व सीट बेल्ट लगाने की सलाह दी गई है। नाबालिग लड़कों को वाहन दिए जाने पर उन्हें भी जेल भेजा जाएगा। मियापुर पुलिस ने 3 सदस्यीय गिरोह को गिरफ्तार किया है जो रात में घरों में घुसकर चोरी कर रहे थे। आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। चोरी की संपत्ति, नकदी और वाहन बरामद किए गए। पुलिस ने बाचूपल्ली से जगतगिरी गुट्टा क्षेत्र की ओर चोरी का माल ऑटो में ले जाते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। आरोपी बेगरी, वेणु, पद्मावती, भरत कुमार और पिंटू सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। वेणु और पिंटू सिंह ऑटो चालक के रूप में काम कर रहे और भरत कुमार KLM शोरूम में सेल्समैन के रूप में काम करता था। मियापुर के ACP कृष्ण प्रसाद ने बताया कि 3 आदमी हाथों में सर्जिकल ग्लास और मास्क पहनकर ऑटो में घूमते थे और रात में घरों में चोरी करते थे। अब तक 19 मामलों को अंजाम दिया जा चुका है। तीनों बुरी आदतों के कारण आसानी से पैसे कमाने के लिए चोरी करने लगे। आरोपियों के पास से 510 ग्राम सोने के आभूषण, 600 ग्राम चांदी के आभूषण, 3 टीवी, 2 एयरटेल और 15,000 रुपए की नकदी जब्त की गई। CBI बाल यौन शोषण और चाइल्ड पोर्नोग्राफी के वीडियो पर शिकंजा कस रही है। ऐसे वीडियो ऑनलाइन अपलोड करने वालों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन मेघा चक्र की स्थापना की गई है। ऐसे 2 मामलों के सिलसिले में CBI अधिकारियों ने 20 राज्यों से 56 जगहों पर छापेमारी की। CBI सूत्रों ने बताया कि यह तलाशी न्यूजीलैंड में इंटरपोल यूनिट सिंगापुर द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर की गई है। ऑनलाइन में उपलब्ध बाल यौन शोषण सामग्री पर नकेल कसने के लिए CBI का यह सबसे बड़ा ऑपरेशन है। सिंगापुर इंटरपोल से इनपुट और पिछले साल ऑपरेशन कार्बन के दौरान प्राप्त जानकारी के साथ क्लाउड स्टोरेज का उपयोग करके इंटरनेट पर CSAM पेडलर्स के खिलाफ की गई थी। नाचाराम थाना क्षेत्र में हादसा हुआ। ड्राइवर के रूप में काम करने वाले देवेंद्र ने आत्महत्या कर ली। देवेंद्र जिस घर में काम करता था उस घर के मालिक ने इस बात की शिकायत की कि वह घर की नाबालिग लड़की को प्रताड़ित कर रहा है। इससे क्षुब्ध होकर देवेंद्र ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने सुसाइड नोट में अपनी मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देने का आग्रह किया। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन की है। देश में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं में वृद्धि हुई है तो इसका उत्तर हाँ है। सूत्रों का कहना है कि उन्हें विदेश से धन प्राप्त हो रहा है। इसी के साथ देश में आतंकी साजिशों को खत्म करने वाले संगठन मैदान में उतर आए हैं। सांप्रदायिक नफरत फैलाने वालों पर नकेल कसने के उद्देश्य से तलाशी तेज कर दी गई है। PFI देश में क्या कर रहा है, उन्हें विदेशों से फंड क्यों मिल रहा है, अब वही सवाल NIA के इर्द गिर्द घूम रहा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने विदेशों से धन प्राप्त करके देश में धार्मिक घृणा भड़काने के आरोपी का एक चरमपंथी इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर जासूसी की है। देश भर में संगठन के कार्यालयों और सदस्यों के आवासों पर अन्य केंद्रीय एजेंसियों द्वारा एक साथ छापे मारे गए। 15 राज्यों के 93 इलाकों में 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
22 को केरल में गिरफ्तार किया गया, जहां पीएफआई का प्रभाव अधिक है। इनमें पीएफआई के चेयरमैन ओएमए सलाम भी शामिल हैं। केरल के बाद सबसे अधिक गिरफ्तारियां महाराष्ट्र 20, कर्नाटका 20, तमिलनाडु 10, असम 9, उत्तर प्रदेश 8, आंध्र प्रदेश 4, तेलंगाना 1, मध्य प्रदेश 4, पुडुचेरी 3, दिल्ली 3 और राजस्थान 2 में हुई। अधिकारियों ने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर हमले पहले कभी नहीं हुए और देश में ऐसा पहली बार हुआ है। ऐसा लगता है कि इन निरीक्षणों में कुल 300 अधिकारियों ने भाग लिया। हैदराबाद के चंद्रायनगुट्टा स्क्वायर के पास फारूक-ए-आजम मस्जिद के बगल में बनी बिल्डिंग में गुरुवार तड़के करीब 3 से 4 बजे एनआईए की टीम पीएफआई ऑफिस पहुंची। रैपिड एक्शन फोर्स और स्थानीय पुलिस ने तलाशी ली। बताया गया है कि इस इमारत में डिजिटल उपकरणों के साथ कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं, जिसे पीएफआई का राज्य मुख्यालय कहा जाता है। उसके बाद उन्होंने सील लगाकर कार्यालय में नोटिस लगा दिया। बताया जाता है कि पीएफआई गतिविधियों के नाम पर निजामाबाद में सांप्रदायिक द्वेष भड़काने के नाम पर दर्ज एक मामले की जांच के तहत ताज़ा छापेमारी की गई। यह स्पष्ट किया गया है कि कार्यालय खोलने से पहले भवन स्वामी को नामपल्ली स्थित एनआईए विशेष न्यायालय या माधापुर स्थित एनआईए कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। बताया गया है कि एनआईए और ईडी के अधिकारी इन छापेमारी में मुख्य रूप से पीएफआई के वित्तीय स्रोतों पर ध्यान दे रहे हैं। इसके एक हिस्से के रूप में एनआईए और ईडी के अधिकारियों ने उन लोगों के घरों और कार्यालयों पर संयुक्त छापे मारे जो आतंकवादियों को धन मुहैया करा रहे थे, प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रहे थे और नागरिकों को प्रतिबंधित संगठनों में शामिल होने के लिए उकसा रहे थे। अपनी स्थापना के बाद से 2006 में केरल में स्थापित पीएफआई पर कई आरोप लगे हैं। संगठन के खिलाफ विभिन्न राज्यों में कई मामले भी दर्ज है। एनआईए के साथ ईडी भी पीएफआई की गतिविधियों की जांच कर रही है। ईडी पहले ही वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में फर्म के खिलाफ लखनऊ अदालत में 2 आरोप पत्र दाखिल कर चुका है। नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ देशव्यापी विरोध के साथ साथ इस संगठन की 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे इसकी भूमिका के लिए भी जांच की जा रही है। ये पूरा ऑपरेशन अमित शाह की नज़र में हो रहा है। अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, गृह सचिव अजय भल्ला, एनआईए महानिदेशक दिनकर गुप्ता और अन्य के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। उधर पीएफआई ने केंद्रीय संस्थानों के हमले की निंदा की है। इसके विरोध में शुक्रवार को पूरे केरल में हड़ताल का आह्वान किया गया। वहीं विभिन्न मुस्लिम संगठनों ने युवाओं से संयम बरतने की अपील की है। एनआईए ने जांच के बाद गुरुवार रात एक बयान जारी किया कि पीएफआई ने अपनी हिंसक गतिविधियों से लोगों को आतंकित किया है। इसमें कहा गया है कि एक कॉलेज के प्रोफेसर का हाथ काट दिया गया, दूसरे धर्मों के लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। एनआईए के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि तलाशी के दौरान दस्तावेज और डिजिटल उपकरण मिले, जिससे साबित हुआ कि संगठन ने कई अपराध किए हैं। एनआईए अधिकारियों को मिले सबूतों से यह जानना दिलचस्प हो गया है कि धार्मिक नफरत फैलाने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। लोगों में इस बात को लेकर दहशत शुरू हो गई है कि इनमें आतंकी संगठनों से है। क्राइम न्यूज अप टू डेट के लिए देखते रहिए सिटी विजन लाइव। जुर्म से जंग जारी है, सतर्क रहने की अब हम सबकी बारी है। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।